सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं अंकित पांडे आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय बिलियन यानी सॉल्यूशन, और आज हम बात करने वाले हैं बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म का पहला टॉपिक यानी परासरण दाब के बारे में। तो अपनी हेडिंग बनती है परासरण व परासरण दाब, और उसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेड है, इंस्पायर है किन एक ऐसे शख्स को लेके जो जिनसे अभी तक हम मिले नहीं हैं, यानी कि फेस टू फेस उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से मेरी उनसे बातचीत हमेशा होती रही। और वो मेरे अग्रज हैं। वो मुझसे बड़े हैं और मैं काफ़ी सम्माननीय हैं वो, और ख़ास तौर पर वो केमिस्ट्री के टीचर भी हैं। और इस समय वर्तमान में वो झारखंड में मतलब सेवारत हैं, कार्य दे रहे हैं एक इंटर कॉलेज में, यानी सरकार गवर्नमेंट टीचर हैं। और उससे पहले वो जो है यहाँ कादीपुर में भी अपनी सेवा दे रहे थे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड में वो केमिस्ट्री के टीचर रहे थे। आप लोग थोड़ी कोशिश, मुझे लगता है कि जो बच्चे विद्या मंदिर के हैं तो वो जान भी रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। वो काफ़ी अच्छे टीचर भी रहा करते थे। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, मतलब कादीपुर में जब मैंने भी शुरुआत की थी केमिस्ट्री पढ़ाने की, तो होता ऐसे था कि काफ़ी बच्चे उनके पास केमिस्ट्री पढ़ने जाया करते थे। तो बच्चे और कुछ बच्चे हमारे पास भी आते थे। हम भाई स्टार्टिंग दौर था, मेरा स्ट्रगलिंग दौर था। तो धीरे 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 काफ़ी बच्चे जब मेरे पास होने लगे तो हम हमारे और उनमें बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो बताते थे कि सर, वो सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं, बहुत गजब पढ़ाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो उनको इंस्पायर है, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है और मेरे वीडियो को लेके उनके सुझाव मुझे मिलते रहते हैं। अपना अनुज मुझे समझते हैं वो, और अपने सुझाव देते रहते हैं। तो मैं, सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको ही डेडिकेटेड कर रहा हूँ। आप इसमें देखें कि मैं किस तरीके से आपकी अनुपस्थिति में, आप कादीपुर में नहीं हैं, ठीक है, मैं हूँ कादीपुर में, और कादीपुर के बच्चों को मैं जो है अपने तरफ से अपने क्षमता अनुसार जो भी जिस तरीके की भी केमिस्ट्री देनी है, शिक्षा देनी है, मैं दे रहा हूँ। मेरी कोशिश जारी है। और अब बाकी बच्चे जो अब तक गेस नहीं कर पाए हैं कि उन शख्सियत का नाम क्या है, तो मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। अतुल त्रिपाठी सर। अतुल त्रिपाठी सर, इनसे मेरी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं मिलना चाहूँगा उनसे, और वो भी मुझसे मिलने के इच्छुक होंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि हम आपस में बातचीत तो करते ही रहते हैं। हाँ, मैं उनके एक परम मित्र हैं श्रीमान ईश नारायण मिश्र जी का, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। हम दोनों ने काफ़ी लंबी टाइमिंग में जो है स्पेंड किया। अगर सर आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अतुल सर के बारे में मुझे इतनी सारी जानकारियाँ दी थी। वो और एक तरीके से कहा जाए तो फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी आप सब ने मुझे जो है उत्साहित किया था कि देखिए हम लोग इस तरीके से हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इस नायर सर भी जो है झारखंड में गवर्नमेंट टीचर हो चुके हैं। उन्हीं के मित्र थे यमुना प्रसाद आचार्य जी, वो भी जो है झारखंड में जो है गवर्नमेंट टीचर हो चुके हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगर सर आप ये सब वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं कि आप लोग हैं कहाँ इस समय। क्या आप वर्तमान में झारखंड में ही हैं कि घर आ गए हैं, या लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग जो है अपने घर पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोग झारखंड में हैं तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी जहां पर भी हों सुरक्षित रहें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए, ये तो थी थोड़ी बात, मैंने सोचा कि ये वीडियो हम जो है डेडिकेटेड करें अतुल सर के लिए। तो अतुल सर के सुझाव मुझे मिलते रहते हैं। अतुल सर ने हमसे ये भी कहा कि आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी हाई है, या तो मैं ऊंचा बोलता हूँ या फिर जो है, चूंकि मेरे पास देखिए वो माइक्रोफोन नहीं है जो आता नहीं कि लगाते हैं तो आवाज़ अच्छे से क्लियर जाती है, तो मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ता है। और जल्दी बोलने का कारण इसलिए है कि ये वीडियो है कहीं बहुत लंबी ना बन जाए, ये वीडियो लंबी बननी नहीं चाहिए। इस कारण भी जो है मैं
जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि जिसको देखना होगा वो स्लो करके भी देख सकता है या फिर वो वीडियो को बार बार पॉज करके भी देख सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं पराशरण दाब के बारे में। मैंने इन सब के आपको इंग्लिश मीनिंग दे दिया हुआ है। अब हम हमारा जो सबसे पहली टॉपिक है, देखिए परासरण को ऑस्मोसिस कहते हैं, विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं, परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, अल्प परासरी विलयन को हाइपर सेंसिटिव सॉल्यूशन कहते हैं, अति परासरी विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, सम परासरी विलयन को कंपोसाइट सॉल्यूशन कहते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे एसपीएम नाम से भी हम जानते हैं, जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग जो हमारी बनेगी परासरण और परासरण दाब को लेके, तो हमारी नंबर 1 हेडिंग है डालेंगे अर्धपारगम झिल्ली। हिंदी पर मत जाइएगा भाई, इसे हम जो है एसपीएम कहते हैं। इसका एक और नाम है जो काफी फेमस है, पार्चमेंट झिल्ली, यानी कई किताबों में पार्चमेंट झिल्ली नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर विलयन की, यानी विलयन सॉल्यूशन, अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन में विलय और विलायक होता है। तो एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलयन में विलय और विलायक के जो अणु होते हैं उनमें विलय के अणु आर पार ना हो पाए, लेकिन विलायक के अणु उन छिद्रों से आसानी से बाहर निकल जाए, तो ऐसी झिल्ली हमारी क्या कहलाती है? अर्धपारगम झिल्ली। यानी आधा अर्ध से वही कि विलय और विलायक में से विलायक ही केवल जा पाए, विलय न जा पाए। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि हम जो ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि अवाष्पशील विलय पदार्थों के लिए पढ़ा जा रहा है, अवाष्पशील विलय पदार्थ। तो ये पहले हम बात कर लेते हैं अर्धपारगम झिल्ली होती कौन है। तो ऐसी झिल्ली जिनमें छिद्रों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम हो, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या फिर हम बात करें 50 एंगस्ट्रॉम से कम। 50 एंगस्ट्रॉम को अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो करीब 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर आएगा, तो ऑलमोस्ट 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होगा। तो वो क्या होता है कि भाई जो विलायक के अणु है वही 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होते हैं, विलय के जो अणु होते हैं वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। इसी कारण विलयन में विलायक के अणु तो अर्धपारगम झिल्ली से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन विलय के अणु जो है अर्धपारगम झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी झिल्ली जिसमें छिद्रों का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली का एक विशेष गुण है कि ये विलयन में से विलय के अणुओं को आर पार नहीं करने देता, बल्कि विलायक के अणु इन छिद्रों से आसानी से आर पार हो जाते हैं। एक टॉपिक हमारा जो है ये क्लियर हुआ। तो ये अर्धपारगम झिल्ली, सवाल उठता है कि पाया कहाँ जाता है। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें, यानी कि अगर नेचुरल या नेचर में हम देखें, प्रकृति में देखें, तो प्रकृति में कहाँ पाया जाएगा? तो प्रकृति में अंगूर के छिलकों में पाया जाता है, बकरे के अमाशय में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तो जो है अंडे के भीतरी छिलका, अंडा देखते हैं ना आप, अंडा बहुत बच्चे खाते भी होंगे, तो अंडा जब हम फोड़ते हैं तो इसके सफेद पृष्ठ के भीतर की सतह पर एक पॉलीथीन टाइप की जो है झिल्ली लगी होती है, तो वो होती है अपनी जो है पार्चमेंट झिल्ली। अब इस अर्धपारगम झिल्ली के अतिरिक्त ये मेढक के तलवे में भी पाई जाती है। मेढक का जो तलवा होता है वो तलवे में भी जो है क्या पाया जाता है? पार्चमेंट झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली पाया जाता है। अगर हम कृत्रिम रूप से तो देखें, क्यों प्राकृतिक रूप से जो अर्धपारगम झिल्ली होती है ये काफी जो है क्या होती है? कमजोर होती है। अर्धपारगम झिल्ली तो है लेकिन काफी कमजोर होती है। कमजोर होने का कारण ये है कि भाई जैसे ही अधिक प्रेशर लगता है, दाब लगता है, तो झिल्ली फट जाती है। तो हमें क्या जो अपने वैज्ञानिक होते हैं जो ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियों का प्रयोग नहीं करते, वो कृत्रिम रूप से एक अर्धपारगम झिल्ली बनाते हैं। तो एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कौन है? तो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का सबसे अच्छा एक उदाहरण है कॉपर फेरोसाइनाइड,
यानी कि Cu2 का होल 6। ये है कृत्रिम अर्ध पारगम झिल्ली, और इसी का प्रयोग हम करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को लेकर। इसी का प्रयोग किया जाता है। कॉपर फेरोसाइनाइड कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यानी कि इनमें छिद्रों का जो आकार होता है वो काफ़ी कम रख लिया जाता है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम करके जो है अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं। ये इतनी मजबूत होती है कि एक आराम से अधिक प्रेशर को जो है आसानी से झेल सकते हैं। इसीलिए इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए, ये हो गया अपना अर्धपारगम झिल्ली की टॉपिक। अब अगला हम आएंगे और बात करेंगे परासरण की, यानी परासरण होता क्या है। और परासरण जानने से पहले हमें विसरण का अध्ययन भी बहुत ही जरूरी है। तो विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है, और आप लोगों के लिए तो होमवर्क भी रहेगा कि परासरण व विसरण में अंतर स्पष्ट करें। तो उसकी बातें हम करेंगे, विसरण की अभी हम बातें आगे चल के कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं परासरण। परासरण में क्या है कि अगर हमने दो अलग अलग पात्रों में और पात्रों के संपर्क में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग कर लिया है, यानी वही कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली आपने जो है प्रयोग कर लिया। ये क्या है हमारा पार्चमेंट झिल्ली, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली। तो एक तरफ अलग सांद्रता का विलयन है और दूसरी तरफ अलग सांद्रता का विलयन। मैंने स्टार्टिंग चैप्टर में ही बताया था कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन होंगे तो उनमें कम सांद्रता वाला विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, तनु सॉल्यूशन कहलाएगा, और अधिक सांद्रता वाला विलयन जो है सांद्र विलयन कहलाएगा, यानी कंसंट्रेट जो है सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो तनु विलयन है और जो सांद्र विलयन है, ये दोनों अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयन है। अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखने पर देखा जाता है कि कुछ समय पश्चात, यानी कि कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि अब जो हमारे अर्धपारगम, मैं यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ, शायद आपको देखने में वो हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, ये जो दोनों विलयन थे अब भी हैं, विलयन तो अभी है, लेकिन एनालिसिस किया गया कुछ समय पश्चात कि अब ना तो कोई तनु रहा ना तो कोई सांद्र रहा, इन दोनों की सांद्रताएं समान हो गई। इन दोनों की सांद्रताएं क्या हो गई, समान हो गई। यानी कैसे, ये सोचने वाली बात है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखा गया तो वो कैसे दोनों विलयन की सांद्रताएं समान हो गई। एक अधिक सांद्रता का विलयन है और एक कम सांद्रता का विलयन है, लेकिन कुछ समय पश्चात अर्धपारगम झिल्ली में रखने पर वो कैसे समान हो गया। तो इसका रीजन समझ में आता है, भाई अर्धपारगम झिल्ली से कुछ अणु इधर से उधर गए होंगे और उनके आने जाने से एक की सांद्रता बढ़ गई होगी और दूसरे की सांद्रता जो है घट गई होगी। यानी एक अधिक सांद्रता का था, एक कम सांद्रता का था। तो अणुओं के एक्सचेंज होने पर, एक इधर से उधर जाने पर सांद्रताएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब सवाल उठता है, ये तो अर्धपारगम झिल्ली है, यानी इससे तो विलय के तो अणु जाएंगे नहीं, विलय के अणु तो जाएंगे नहीं, फिर जाएगा कौन, विलायक के अणु। और थोड़ा सा हम अगर सोचें कि विलायक के अणु जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो सांद्रताएं कैसे समान होंगी। सांद्रताएं समान होने का मतलब ये जो सांद्र विलयन है ये धीरे धीरे घटेगा और ये जो तनु विलयन है इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। और विलायक के आने जाने से, अगर मैं कहूँ किसी विलयन में अगर हम उसे गर्म करें, यानी विलायक जो कि जल है उसे अगर हम गर्म करके वाष्पित कर दें तो आपको पता होगा कि विलयन धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, सांद्रित होता जाएगा। यानी अगर विलयन में से विलायक के अणु बाहर निकलेंगे तो वो जो विलयन बचा हुआ है वो धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, सांद्रित होता जाएगा। इसी प्रकार से जब किसी विलयन में अतिरिक्त विलायक अणु यानी जल मिला दीजिए अगर आप, तो वो विलयन कैसा होने लगेगा, तनु होने लगेगा, यानी वो विलयन तनु विलयन की कैटेगरी में आने लगेगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई तनु को सांद्र होना है और सांद्र को तनु होना और एक मीडिएटर पॉइंट पर आकर जो है दोनों को एक दूसरे के सांद्रता के बराबर हो जाना है। तो केस क्या हुआ कि तनु विलयन का जो विलायक अणु है, विलायक अणु, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यही इस छिद्र से आर पार जाते हुए
आर पार होते हुए कहाँ चला गया, सांद्र विलयन की ओर चला गया, जिससे तनु विलयन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ने लगी। और सांद्र विलयन में विलायक के अणु आने से सांद्र विलयन की सांद्रता धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। और एक ऐसा सिचुएशन आया कि बस अब विलायक अणु उतने ही गए, अभी भी विलायक अणु है इसमें, लेकिन अब विलायक अणु ना तो यहां से वहां जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब दोनों की सांद्रताएं क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि अगर अर्धपारगम झिल्ली में, अगर अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को रखा जाए तो कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन के विलायक की ओर अग्रसित होने लगते हैं। तो यह गति क्या कहलाती है, ये गति हमारी क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। ये गति क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। क्लियर हो गया। अब विसरण के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से अगर आपको बताना चाहूंगा तो मान लेते हैं कि अब अपना जो ये अर्धपारगम झिल्ली था, इसकी जगह पे हमने बड़े बड़े छिद्रों वाला कोई भी छिद्र वाला लगा दिया, जिसमें विलय भी आसानी से आ जा सके और विलायक भी आसानी से आ जा सके। इस केस में जब हम तनु विलयन और सांद्र विलयन यानी कम सांद्रता वाले विलयन और अधिक सांद्रता वाले विलयन को रखेंगे तो भी कुछ समय पश्चात इनकी सांद्रताएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इनकी सांद्रता उसमें भूल जाएगी, उसकी सांद्रता इसमें भूल जाएगी और दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या केस है, इसमें विलय भी जा सकता है और विलायक भी जा सकता है। तो विलय के अणु और विलायक के अणु का आपस में एक दूसरे के ओर आना, इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। यानी कि बिना अर्धपारगम झिल्ली के दो विलयनों को, दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर विलय के अणु विलय के ओर और विलायक के अणु विलायक की ओर गतिमान होने लगते हैं। यह गति हमारी क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। इसमें भी क्या होता है, दोनों की सांद्रताएं क्या होती हैं, समान हो जाती हैं। तो ये तो बात था क्या हमारा जो है परासरण का। अब अगली हेडिंग आती है हमारी जो है परासरण दाब की। परासरण दाब की क्या वो है, तो परासरण दाब, फिर से मैं वहीं आऊंगा कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन में जब अर्धपारगम झिल्ली का संपर्क रखा जाएगा तो कम सांद्रता वाला विलयन यानी तनु विलयन का जो विलायक अणु है वो सांद्र विलयन की ओर क्या करता है, गति करता है। तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखा गया कि शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में ये जो गति थी यानी जाने की जो मूविंग थी ये काफी तेज थी। ये क्या थी, काफी तेज थी। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे ये गति जो है धीरे 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 कम हो गई और एक ऐसा समय आ गया कि ये गति पूरी तरीके से रुक गई, जीरो हो गई। क्या हो गया कि भाई स्टार्टिंग में क्या था कि इनके विलायक अणु देखा कि ये तनु विलयन है, स्पीड के साथ सांद्र विलयन की ओर, तो ये तनु विलयन अब धीरे से सांद्र विलयन हुआ, सांद्र विलयन धीरे अग्रसित हुआ किसकी ओर, तनु विलयन की ओर। लेकिन समय जैसे ही आगे बढ़ता गया जो स्पीड थी, जो गति थी वो धीरे धीरे कम होती गई, कम होती, डाउन होती गई, कम होती गई, कम होती। एक ऐसा समय आया कि विलायक के अणुओं की जो गति थी वो पूरी तरह से रुक गई यानी शून्य हो गई। अब ये तो तभी संभव है जब सांद्र विलयन की ओर से एक दाब कार्य करे। अब हम कहेंगे कि भाई जो सांद्र विलयन की ओर से एक दाब लगाया जा रहा है जो तनु विलयन के विलायक के अणुओं की गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो ऐसी गति हमारी क्या कहलाती है, परासरण दाब कहलाती है। एकदम सिंपल सा है, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखे हुए दो विलयनों में तनु विलयन के परासरण का सांद्र विलयन की ओर से एक दाब द्वारा जो है विरोध किया जाता है, उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसका जो अच्छा सा या फिर इसके अतिरिक्त जो है डिफिनीशन हम फिर से बताएंगे कि अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखे गए दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन में कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक अणुओं की गति का सांद्र विलयन की ओर से लगाया गया वह दाब यानी सांद्र विलयन की ओर से लगाया गया वह दाब जो तनु विलयन के विलायक अणुओं की गति का क्या यानी परासरण का क्या करता है, विरोध करता है, वह दाब परासरण दाब कहलाता है। बहुत इजी स्टेप में समझ में आता है। तो ये था हमारा जो है परासरण दाब। अब परासरण दाब को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो परासरण दाब को जो है कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से। अब इसके बाद क्या आता है कि भाई परासरण दाब को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि अब हम बात करेंगे वान हाफ नियम के बारे में। एक आता है अपना जो है वान हाफ नियम, या फिर हम इसे कहते हैं विलियन का नियम। विलियन का नियम ये भी हम कह सकते हैं। तो वान हाफ जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने वो देखा कि जो है जिस प्रकार गैस के अणु या गैसीय अणुओं में बायल का नियम व ताप दाब का नियम, हालांकि ताप दाब का नियम और एक और नियम की बात कर ले तो चार्ल्स का भी नियम ले सकते हैं। तो चार्ल्स का नियम, कई किताबों में ताप दाब के नियम को ही चार्ल्स का नियम कहते हैं, कई किताबों में ताप दाब का नियम अलग होता है, चार्ल्स के नियम को अलग डिफाइन करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो उन वान हाफ नियम ने देखा कि जिस प्रकार गैसीय अणुओं के जो बायल का नियम, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, गैसीय अणुओं में मतलब जो है द्रव गैसीय अवस्था में, तो यहाँ पे भी वान हाफ ने बताया कि ठीक इसी प्रकार ये जो है बिलियन के लिए भी लागू होता है। ये नियम जो है किसके लिए लागू होता है? बिलियन के लिए लागू होता है। तो उसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? वान हाफ नियम या बिलियन का नियम कहते हैं। वान हाफ के द्वारा इसे जो है बताया गया था। इसीलिए इसमें नंबर 1 आता है कि बायल के सदृश या बायल के सदृश नियम। पहला नियम है किसका? बायल के सदृश विलियन नियम। यानी इसमें क्या बताते हैं कि जो विलियन का परासरण दाब होता है वो असल में उसके आयतन का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी इसे हम क्या कहेंगे कि बायल जो परासरण दाब है वो आयतन के किसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को जो है क्या कहते हैं? बायल के सदृश नियम। यह नियम बायल के नियम पर आधारित है, इसलिए जो है इसे बायल के सदृश नियम कहते हैं। ये समीकरण हमारा क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं? अगली टॉपिक की बात करते हैं। तो चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, इस चार्ल्स के नियम में क्या करते हैं कि भाई जो देखिए कई केस में अलग अलग है। अपने एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, कहीं कहीं मिलेगा V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो किसी भी संदर्भ में बात कर लें, चाहे हम इसकी बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें, तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ अलग अलग। नंबर 1 की बात करूंगा कि स्थिर आयतन पर उस विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम चार्ल्स के सदृश है, इसलिए इसे जो है चार्ल्स के सदृश नियम भी कहते हैं। P इज प्रोपोर्शनल टू T। या फिर हम कहें कि स्थिर दाब पर यानी स्थिर परासरण दाब पर उस विलयन का आयतन परम ताप के समानुपाती हो, तो इसे क्या कहते हैं? समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण 1, 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, तो समीकरण 1 जो कि ये है, समीकरण 2 ये, और वह समीकरण 3। 1, 2 व 3 से हमें क्या ज्ञात होगा कि P भी इज प्रोपोर्शनल टू T। इसे कैसे जो है अनुपात का नियम के आधार पर हम देखेंगे। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये क्या हो जाएगा? P इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इज प्रोपोर्शनल टू T/V, और T उधर चला जाएगा तो P भी इज प्रोपोर्शनल टू T। इस आधार पर हम बता देंगे। चलिए, P भी इज प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा, जिसे हम यस कहेंगे। जहां यस वहां पे लेते थे, गैसों में लेते थे R, और इसे कहते थे गैसीय स्थिरांक। यहाँ पे लेंगे यस और इसे क्या कहेंगे? विलयन का स्थिरांक या विलयन स्थिरांक।
इसका भी मान उतना ही होगा जितना कि आर का होता था। आर का कितना होता था? 0.0821। यहाँ पे यस की वैल्यू भी उतनी होगी, 0.0821 ही होगी। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक होता है लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन, ले सकते हैं। अब पीवी बराबर एस टी किसके लिए है? जब n बराबर 1 मोल था, जब n बराबर 1 मोल था तो n मोल आने पर क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू NST हो जाएगा। और इसके लिए हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ये तो था हमारा जो है अगला टॉपिक, जिसमें वान हाफ का नियम किस प्रकार से जो है बायल के नियम और चार्ल्स के सदृश नियम को फॉलो करता हुआ नियम बताता है। पीवी बराबर NST, इसी को वान हाफ का समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वान हाफ का समीकरण भी कहते हैं, पीवी बराबर NST को। और इससे जो है न्यूमेरिकल क्या किए जाते हैं? सॉल्व किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारी छोटी छोटी सी टॉपिक आती हैं। एक आता है अल्प पराशरी विलयन और एक आता है अति पराशरी विलयन। क्या आता है? एक अल्प पराशरी विलयन होता है और एक अति पराशरी। फिर से आ जाएंगे भाई वहीं पे कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखा गया। तो जो कम सांद्रता वाला विलयन है उसके विलायक अणु कहाँ जाएंगे? यानी अगर ये तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन है तो तनु विलयन के विलायक अणु कहाँ जाएंगे? सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। सांद्र विलयन की ओर से एक दाब कार्य करेगा जो उस परासरण का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी धीरे धीरे उनके परासरण दाब को क्या करेगा? धीरे धीरे क्या करेगा? मतलब उनके परासरण को कम करेगा। समय के साथ क्या देखेंगे हम कि शुरुआत में तो ये जो है परासरण बहुत तेज था। तो जब शुरुआत में बहुत तेज था तो शुरुआत में दाब भी क्या था? बहुत कम था, इसीलिए वो तेज था। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो ये परासरण, ये जो दाब है ये इस प्रोपोर्शनल टू 1 क्या है? परासरण गति है। यानी विलयन का जो परासरण दाब है वो वास्तव में गति के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जब गति बहुत तेज थी तब दाब बहुत कम था। जैसे गति धीमी होने गई, या दूसरे शब्दों में कहें जैसे दाब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वैसे ही परासरण गति भी क्या हो गई? धीरे धीरे कम होने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। अब यहां सवाल उठता है कि दाब तो इसका अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि ये बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। इसके बढ़ने का और इसके दाब के घटने का एक क्रम है। इसके दाब के, अब जैसे चूंकि परासरण यहां से यहां हो रहा है तो धीरे धीरे इसका दाब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। इस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई पहले इसका दाब कैसा था? अल्प पराशरी था, पराशरी दाब था या अल्प पराशरी था। लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे ही तनु विलयन आ गया, इसका परासरण मतलब विलयन का जो दाब था वो किस ओर अग्रसित हो गया? अति पराशरी विलयन की ओर अग्रसित हो गया। इसी तरीके से अगर यह अल्प पराशरी था तो ये क्या था? अति पराशरी था, अति पराशरी था। अगर यह अति पराशरी ना होता, यह अल्प पराशरी होता तो यहां से परासरण होना शुरू होता। यानी कि हमारा जो तनु विलयन है वही क्या है? अति पराशरी विलयन है, और जो सांद्र विलयन है वो क्या है? अल्प पराशरी विलयन। अब अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन क्या होते हैं? तो जब अर्धपारगम झिल्ली को दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन की ओर रखा जाता है तो जो अति पराशरी विलयन होता है उसी के विलायक अणु कहाँ किस ओर जाते हैं? अल्प पराशरी विलयन की ओर। यानी तनु विलयन के विलायक अणु कहाँ जाएंगे? सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। अति पराशरी धीरे धीरे कैसा होता जाएगा? अल्प पराशरी की ओर अग्रसित होगा। अल्प पराशरी धीरे धीरे अति पराशरी की ओर अग्रसित होगा। और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों के परासरण दाब क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और जब दोनों के परासरण दाब समान हो जाएंगे तो उस स्थिति में इसे क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन। अब हेडिंग हमारी पड़ेगी अति पराशरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन, अब ये भी कंपेयर करने वाली बात है,
ऐसे इंडिविजुअल डायरेक्ट किसी को नहीं कह देंगे। दो भिन्न भिन्न वाले विलयन में जिसका पराशरण दाब अधिक होता है वो अति पराश्रयी विलयन कहलाता है, और जिसका पराशरण दाब कम होता है वो क्या कहलाता है, अल्प पराश्रयी विलयन कहलाता है। जब दोनों को अर्धपारगम झिल्ली के संपर्क में रखेंगे तो अति पराश्रयी के आयक अणु जो है अल्प पराश्रयी की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब दोनों के पराशरण दाब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी डिफिनेशन समपराश्रयी विलयन की क्या बनेगी, तो डिफिनेशन बनेगी समपराश्रयी विलयन की कि ऐसे विलयन जिनके पराशरण, ऐसे दो विलयन, दो या दो से अधिक विलयन जिनके पराशरण दाब आपस में क्या हो, समान हो, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। तो ये तो था आपका जो है पूरा का पूरा टॉपिक पराशरण व पराशरण दाब पर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीवी बराबर एनएसटी अभी हमने सत्यापित किया है, ये आपको जो है इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कल इसका जो इससे रिलेटेड या पराशरण व पराशरण दाब से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल देखेंगे उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे का टेक केयर।